सबक। शाइस्ता बेगम का हाथ तेजी से चल रहा था। खस्ता खस्ता पराठे उतरते जा रहे थे और पास बैठे उनके तीनों बैठे हाथ साफ किए जा रहे थे। तवे पर से एक के बाद एक पराठा आ रहा था। ऊपर से फाखिर, हाशिर और नादिर के पास पड़ी हांडी में से एक के बाद एक पकोड़ा गायब होता जा रहा था। अचानक ख्याल अनी पर मोड़कर हांडी देखते हुए मजबूर हुई थी। शर्म नहीं आई माँ के लिए खाली कुली छोड़ते हुए? मुझे एक भी पकोड़ा नहीं मिला। और मम्मा जी कहकर तीनों बोले, कड़ी पकोड़ा और पराठे आपके हाथ के हों तो छोड़ता कौन है? अरे नहीं यार, मेरी मम्मा तो कुछ भी पकाई कमाल कर देती हैं। फाखिर मक्खन लगा रहा था। शाइस्ता बेगम का मूड बहाल हुआ। यह हकीकत थी कि उनके मैके से लेकर ससुराल तक उनके तरीके और खाने पकाने का सभी मुख्तलिफ थे। मम्मा जी, नानो की मिस कॉल आ गई है। हाथ फोन उठाता हुआ नादिर माँ की तरफ लपका। उन्होंने नंबर मिलाकर हैंड फ्री लगा ली। ये रोजाना का मशगला था इस वक्त फोन करना। आज इतवार की वजह से वो लेट हुई थी तो अम्मा ने मिस कॉल दे दी थी। लो जी अम्मा, क्या हो गया है? अब जैसी नर्म मिजाज सास तो मैंने देखी नहीं। आज मैं बच्चों को लेकर आप की तरफ अलिफ रही थी और आपकी बहू ने घर छोड़ने की तैयारी भी कर ली। चलो अच्छा, जाने दे, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ। ख्याल रखिए। बहू बेटे को सुनाकर भेजना कि बेटियों की वजह से खाना मिल जाता है, वरना तुम लोग तो भूखा मार दो। शाइस्ता बेगम का मुसालहा राउंड शुरू हो चुका था। वो डिक्टेशन दे रही थी। उनकी अम्मा के साथ साथ पास बैठे तीनों बेटे भी यही सुन रहे थे और सर भी धन रहे थे कि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने यही देखा था। अब तो खैर दो की जाब भी हो गई थी और जवानी पार किए भी अब काफी वक्त गुजर चुका था। जबकि नादिर यूनिवर्सिटी में था। जवानी में बेवा होकर जिस तरह मर्दाना वार हालात का मुकाबला करके उन्होंने बच्चों को काबिल बनाया था, वो काबिल तारीफ था। इस बात को सराहने वालों की कमी भी न थी, लेकिन इस मशक्कत से उनके अंदर जो कमी पैदा हो गई थी वो इससे बेखबर थी या फिर बेखबर रहना चाहती थी। जैसे ही ये हुक्म मिला कि हम नानो की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी बाहर निकालो, तो वो तीनों राजी भर चल दिए। बचपन से माँ के अचानक प्रोग्राम बनते देखते आ रहे थे और ऐसे में नानो के घर जाकर वो बहुत एंजॉय भी करते थे। नुसरत बेगम तीनों बेटियों और दो बेटों के हिसार में निढाल सी लेटी हुई थी। तीसरा बेटा अपनी नई नवीरी दुल्हन को मैके छोड़ने गया हुआ था। दोनों बहुएं किचन में जती हुई थी, जबकि उनके बच्चे पेविप्योहे के बेदाम गुलाम बने खिदमत कर रहे थे और पेविप्योहे के बच्चे माओ और मामू की गुफ्तगू सुनने में मसरूफ थे। अरे बस अहमद, मैं भी अगर तुम्हारी बीवियों जैसी होती तो कहाँ कुछ बचना था। ना बेटे लायक होते, ना घर बार का कुछ बचता। ये तो मुझे पता है कि आशिर के पापा के बाद कैसे जिंदगी गुजारी है। वो तर्ब का पता फेंक कर रोने में मसरूफ हुई। बाकी दोनों बहनों ने और माँ ने उनका भरपूर साथ दिया। नतीजतन भाई दाएं बाएं बैठकर दिलासे देने लगे। तीसरा आकर पीछे खड़ा हुआ और गर्दन में बाजू डाल लिया। जब तुम तो ससुराल गए हुए थे, एकदम से इस्तिफसार हुआ। वो बाजी, मुझे अम्मा ने बता दिया था आप लोग आ रहे हैं, तो मैं निदा को दरवाजे से ही अंदर करके वापस लूट आया। दाने हैं पूरी, अपने अलावा किसी को खुश नहीं देख सकती। अपने भाइयों का भी नहीं सोचा, क्या पता असजद और निदा को हमारे वाले हालात का सामना न करना पड़े। मगर देखा वही चालें शुरू हो गई माँ बेटियों की। वो देवरानी जेठानी किचन में खाना बनाते हुए जले दिल के फफोले फूल रही थी। भाभी सच में मैं तो अम्मा पर हैरान हूँ। अच्छी भली होती हैं, खाती पीती खुशबाश तंदुरुस्त। जैसे ही बेटियां आती हैं कमजोर और निढाल सी हो जाती हैं। मुझे तो 15 साल हो गए उनके यही ड्रामे देखते हुए। वैसे भी तुमने सुना होगा, इंसान जैसा सुनता और सोचता हो वैसा ही महसूस करने लगता है। अम्मा भी बेटियों के अनी पर उनके मुंह से यही कुछ सुनकर खुद को कमजोर महसूस करने लगती हैं। अच्छा भाभी, वैसे अम्मा हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन बाजी शाइस्ता उनकी निगेटिविटी पॉलिश करती रहती हैं और ऐसा फिर वो भी यूं कर जाती हैं कि उन्हें बहू का ख्याल ही नहीं रहता। आपने कभी नोट किया जब 2 दिन भी बाजी का फोन ना अलिफी तो वो कितना खुश होती हैं? हमारे साथ रहा ये तो है, यही हमारी नंद है जिसने हमारी जिंदगी उलट पलट कर दी है। ना उनको अपनी आकिबत की फिक्र है, ना माँ की। उनका बुढ़ापे और खुद दोनों दाव पर लगाए हुए हैं। बुढ़ापे में इंसान तो बच्चा बन जाता है, कसूर उनका है जो जवान है और अपने भाइयों को सिखाती रहती हैं। सच्ची भाभी, हमारी नंदों की खुश किस्मती में तो कोई शक नहीं। भाई भी इतना प्यार करते हैं। इज्जत को देखो, ससुराल की पहली दावत ही छोड़ आया है, मगर फिर भी किसी को कदर नहीं। उनको भी निदा के खिलाफ भड़का रही हैं। हिना किचन की खिड़की में से ड्राइंग रूम में तानिक का जैन कर रही थी। सबसे ज्यादा शाइस्ता बाजी ही असरत को लिपटा लिपटा कर रो रही हैं। अपने बेवा होने को ढाल बना रखा है इस औरत ने। जब देखो इसी बात को केश कराकर हमारे घर का सुकून बर्बाद कर देती है। शौहर के मरने के बाद अपने घर की भी हुक्मरान है।
और दूसरों के घरों पर भी हुकूमत करती है। जी भाभी, इनको हुक्मरानी की ऐसी लत लगी है कि हर जगह अक्ल बनी रहती हैं। इससे तो बेहतर है कि शादी ही कर लेती। बड़ी खाला मम्मा चुलू चली, हम आज के बाद कभी नानों के घर नहीं अलिफ गए। जवेरिया ऐसे चीख चीख कर रो रही थी कि अब जान निकली कि तब बेटा हुआ क्या है। सब लोग जानने के लिए तड़प रहे थे। घंटा भर से बड़ी मुमानी और छोटी मुमानी किचन में वो हिचकियों से रो रही थी। अब तो इन दोनों की हालत खराब हो गई। सबसे पहले तो वो नंदों के सामने ही गिड़गिड़ाएं, कहीं उन्हें घरों से बाहर ना निकलवा दें। शोहरों और सास को तो बाद में भी मनाया जा सकता था। फाखिर बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। जी मामा, आप 1000 बातें करें। अभी महीने पहले ही तो उसकी शादी हुई थी जवेरिया के साथ, और वो भी माँ की पसंद से। जवेरिया का हाथ बड़ा खुला है तो इसको जरा ऊंच नीच बता देना। अभी कल ही 1000 का सूट एक बार पहनकर काम वाली को उठाकर दे दिया है। मम्मा, नो मोर पॉलिटिक्स। वो एकदम से खड़ा हो गया। सारी जिंदगी आप लोगों के साथ गेम खेलती रही हैं। हम आपकी खातिर मम्मा नूहे की जासूसियां करते रहे और अब अपने घर में भी वही खेल खेलना शुरू कर दिया है। हमारी माँ दूसरों के घरों में इजारादारी कायम रखने वाली है, हमें कहाँ रहने देंगी। और वही अपने शुरू कर दिया। आज के बाद अब जवेरिया की कोई बात नहीं करेंगी, बस चेंज करे खुद को मामा प्लीज। वो धाड़ धाड़ कर पाँव मारता हुआ बाहर निकल गया और वो निढाल होकर सोफे पर गिर गई थी। शाइस्ता को मैके से ससुराल तक हमेशा से सराहा गया था। शादी से पहले वालिदैन उनकी समझ बोझ के मोतरिफ थे। शादी के बाद शौहर ने भी खूब तारीफ की, क्योंकि तरीका और सलीका और घरेलू शोर शाइस्ता पर ख़त्म था। उन पर अल्लाह का कोई ख़ास करम था जो हर जगह उनको पजीराए मलती थी। शादी के 8 साल बाद बेवा हो जाना बिलाशुबा बहुत बड़ा सानिया था, मगर उसके बाद जिस तरह उन्होंने बेटों को परवान चढ़ाया और घर संभाला था, इस पर उनकी पहले से भी कई गुना ज्यादा तारीफ की गई, जिससे इनमें अजीब रौनक के साथ साथ अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो गया। कहीं ये मकाम, ये तारीख मुझसे छन न जाए। इस बात के एहसास ने उन्हें हर फैसले में मुकम्मल आज़ादी और उसके साथ ये हुक्मरानी के मैं अक्ल हूँ, उसका एहसास हद से ज्यादा बढ़ा दिया था। माँ, भाइयों और बहनों को अपनों ने हमेशा ये कहकर जेर बार रखा था कि मुझे बाप के घर से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मशवरे देती हूँ। हालांकि वो फैसले सुनाया करती थी। अपने घर के अलावा भाभियों के घर में हुक्म चलाने का नशा ऐसा था कि उन्होंने कभी गौर ही नहीं किया कि बेटे के पास बैठे हुए वो फोन पर डिक्टेशन देती। भाभियां इकट्ठी बातें करती तो वो किसी न किसी बेटे को बातें सुनने भेज देती। अब पता चला कि उन्होंने अपने हाथों से अपनी फसल को तबाह कर लिया है। वो खुदादाद सलाहियतों की मालिक थी, अपनी काबिलियत को मनफी अंदाज में इस्तेमाल न करती तो बेटों समेत भाइयों और बहुओं के लिए भी काबिल तारीफ नमूना होती। मगर ये क्या हो गया, अब इसके अपने बच्चे वो सबक भी पढ़ा गए थे जो उन्होंने पढ़ाया ही नहीं था। वो बाप भी याद कर गए थे जो उन्होंने कभी खोला ही नहीं था। वो बुत बनी बैठी थी, आंसू सफेद दोपट्टे में गुम हो रहे थे। तुम्हें कैसे बताऊं जवेरिया, मुझे तुम तीनों से भी ज्यादा प्यारी है। मैंने तो बात बराए बात की थी, मगर मुझे पता चल गया है कि मैं अपने घर में अपने बेटों के साथ उनकी आयली जिंदगी भूल कर भी डिस्कस नहीं कर सकती, कोई मशवरा नहीं दे सकती। ना अच्छा ना बुरा। जुर्म बड़ा था तो सजा भी बड़ी ही होनी थी। फिर से एतमाद बनाने में वक्त लगता है।